Welcome to session 1 of chapter 1 in chemistry, that is some basic concepts of chemistry. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, मैटर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो आइए पहले देखते हैं व्हाट इज केमिस्ट्री ऑल अबाउट. तो केमिस्ट्री का अगर सपोज हम लोग डेफिनेशन देते हैं तो हम कहते हैं कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन. अब ये मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या? तो देखिएगा, अगर सपोज मेरे पास में मॉलिक्यूल है H2 है गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, अगर सपोज ये कंबाइन होते हैं ट्वाइस H2 गैस प्लस O2 गैस टू गिव ट्वाइस H2O लिक्विड. Now look here, ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये कंबाइन होके एक नया वाला मॉलिक्यूल बना. सो इट इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन. हम केमिस्ट्री को इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर. यानी जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज है ना, कोई भी अगर सपोज मैटर है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है हमारे पास में, अगर कोई जो है सॉलिड सब्सटेंस आपके पास में एग्जिस्ट कर रहा है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी है ना, उसका कंपोजिशन क्या है, यानी उसके अंदर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस क्या है ना. सो उसका कंपोजिशन किस तरीके से है, किस चीज़ से बना हुआ है वो, है ना, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, वो उसकी प्रॉपर्टीज हो गई. एज वेल एज उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है, माने क्या उसके अंदर जो पार्टिकल्स है वो रेगुलर ज्योमेट्रिकल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में मौजूद है या वो नहीं है, और अगर है तो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बनेगा. ये सारी चीज़ें जो है हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. अब क्योंकि केमिस्ट्री जो है एक एप्लीकेटिव और सेंट्रल साइंस है और इसका जो नॉलेज है वो काफ़ी ज़्यादा इसेंशियल होगा फॉर द एडवांसमेंट एंड डेवलपमेंट जो है बाकी सब्जेक्ट्स का, इसीलिए इसको पढ़ना जो है उतना ही ज़रूरी है. अब क्योंकि केमिस्ट्री एक वास्ट साइंस होता है और इसीलिए जो केमिस्ट्री है उसको फर्दर जो है हम लोग डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. केमिस्ट्री की 5 मेजर ब्रांचेस होती है. नंबर 1 inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, physical chemistry और biochemistry. So केमिस्ट्री की ये जो 5 मेजर ब्रांचेस है, अब इनके बारे में हम लोग एक एक करके जानते हैं. सबसे पहला वाला जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, दैट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. और ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मतलब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज और उनके बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं. अब इसके अलावा अगर सपोज हम बात करें तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो लगभग सारे ही कंपाउंड्स को कवर करता है सिवाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. और ओवरऑल देखा जाए तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सारी वो चीज़ें पढ़ती हैं जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मिनरल्स, मेटल्स, कैटलिस्ट और लगभग सारे के सारे जो एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, उनके बारे में हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. सेकेंड ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स द स्टडी of on the structures of, on the properties and preparation of chemical compounds which are primarily made up of carbon and hydrogen. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जनरली स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन पढ़ते हैं केमिकल कंपाउंड्स का जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं. सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज बेसिकली द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. अब तीसरा वाला जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री. और ये जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, इट इन्वॉल्व्स द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ द सब्सटेंस. मतलब क्या कि देखिए, अगर सपोज हम लोग क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो क्वालिटी जैसे कलर हो गया,
जैसे अगर सपोज हम लोग बात करें तो डेंसिटी हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, या वो जो सब्सटेंस है वो अमॉर्फस है कि क्रिस्टलाइन है, कैसा है, वो हो गई क्वालिटी। और क्वांटिटेटिव मतलब कितना है, कैसा है ये हो गया क्वालिटी, वेराज कितना है वो हो गया क्वांटिटेटिव। तो जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स का। फोर्थ वाला जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, जो कि एक इंपॉर्टेंट ब्रांच है। एंड फिजिकल केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द इफेक्ट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। यानी जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या असर पड़ता है, कोई भी केमिकल कंपाउंड के, हम उसके बारे में जिस ब्रांच में पढ़ते हैं दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो जनरली रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, किस तरीके से मॉलिक्यूल इंटरैक्ट होंगे उनके बारे में बताता है, और वो कैलकुलेशंस के बारे में भी बताता है। यानी जनरली फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल करने वाले हैं। अब जो फिफ्थ वाला ब्रांच है केमिस्ट्री का, दैट इज बायोकेमिस्ट्री। एंड बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन लिविंग थिंग्स। मतलब जब हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो देखिए वहां पे दो वर्ड्स दिखाई आपको दे रहे हैं, एक बायो और दूसरा केमिस्ट्री। यानी जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उन प्रोसेस, बायो का मतलब हो गया लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब हो गया केमिकल रिएक्शन, तो जो भी केमिकल प्रोसेसेस होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके बारे में जिस ब्रांच में हम लोग पढ़ते हैं दैट इज बायोकेमिस्ट्री। जो बायोकेमिकल रिसर्च है उसमें जैसे कैंसर हो गया, स्टेम सेल बायोलॉजी हो गया, इन्फेक्शियस डिसीजेस हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, उन सब के बारे में जो है जनरली पढ़ा जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री भी एक इम्पॉर्टेंट जो है ब्रांच है केमिस्ट्री का। अब अगर ऑल इन ऑल देखते हैं तो ये जो 5 ब्रांचेस है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा भी केमिस्ट्री की और सब ब्रांचेस भी होती हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो गया जो मेडिसिन से रिलेटेड है, जियोलॉजी हो गया, तो ये सारी ब्रांचेस भी सब ब्रांचेस हैं, और इसीलिए जो केमिस्ट्री है वो एक सेंट्रल साइंस होना चाहिए। एंड दैट्स द रीज़न व्हाई वी से कि केमिस्ट्री इज रियली अ सेंट्रल साइंस, की जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे ब्रांचेस हैं, और जिसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर किए जाते हैं। केमिस्ट्री के ब्रांचेस के बारे में जानने के बाद में आइए हम लोग पढ़ते हैं कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री के क्या क्या एप्लीकेशंस। तो देखा जाए तो केमिस्ट्री जो है इट ऑलवेज प्लेस अ वाइटल रोल इन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। मतलब हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे केमिकल्स हैं। हम जो मेडिसिन खाते हैं, वहाँ से लेके जो क्लोथ्स हम लोग पहनते हैं, वहाँ से लेके एवरी अदर थिंग, हमारे घर में जो क्लीनिंग एजेंट होते हैं, जैसे अगर आप कहें कि हार्पिक हो गया, फिनाइल हो गया, जो फूड स्टफ हम लोग खाते हैं, जो कपड़े हम लोग पहन रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग मेड ऑफ केमिकल। और इसीलिए जो केमिस्ट्री है उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट वाला एप्लीकेशन है ड्रग्स एंड मेडिसिन। तो पहले ये समझते हैं कि भाई ये ड्रग या मेडिसिन होता क्या है। जो ड्रग या मेडिसिन है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि द ड्रग्स एंड मेडिसिन आर द केमिकल कंपोजिशंस दैट आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस। अब जनरली ये जो मेडिसिन या ड्रग्स हैं ये हम लोग कोई भी बीमारी है उसके डायग्नोसिस के लिए, मतलब पता लगाने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, और उसका प्रिवेंशन करने के लिए। अभी जैसे अगर सपोज हम लोग बात करें तो कोई डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं, तो वैक्सीन लेते हैं, है ना। इट्स ऑल्सो अ केमिकल। तो जनरली जो मेडिसिनल साइंसेस है, जो मेडिसिन या ड्रग्स हम लोग कंज्यूम करते हैं, है ना, वो बेसिकली होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस, एंड ऑल्सो समटाइम्स फॉर रिलीविंग सफरिंग फ्रॉम पेन। जब दर्द का एहसास होता है उसको कम करने के लिए भी हम लोग मेडिसिन या ड्रग्स लेते हैं। अब ये जो मेडिसिन और ड्रग्स हैं ये बहुत सारे डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस से फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज में और केमिकल सिंथेसिस करके बनाए जाते हैं। आज के दिन में अगर सपोज देखा जाए तो हमारे ज़िंदगी में मेडिसिन और ड्रग्स का बहुत रेगुलर और इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है।
एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ मेडिसिन लेते हैं जो हम लोगों को पता है ऐसे डिसीजेस में यूज़ होगा, जैसे सिस्प्लाटिन होता है, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। टैक्सोल जो है वो भी इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। सिमिलरली एल-डोपा जो होता है इट इज़ बीइंग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्किंसंस डिसीज। ये पर्किंसंस डिसीज जो है ये वाला टॉपिक आप लोगों ने जो अपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। एल-डोपा इज बीइंग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पर्किंसंस डिसीज। सिमिलरली एक और ड्रग है अजिडोथाइमिडिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज AZD। ये जो है जो एड्स पेशेंट्स होते हैं उनमें जो इन्फ्लेमेशंस होते हैं उनको जो है सब्सिडाइज करने के लिए इस ड्रग को यूज़ किया जाता है। सिमिलरली आपको पता होगा कि जो इंसुलिन होता है वो डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। और एक ड्रग है जैसे टामीफ्लू है, टामीफ्लू जो है इट इज़ बीइंग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्वाइन फ्लू। ओके अब इसमें से जो हम लोगों ने AZT कहा है अजिडोथिमिडिन, जो कि यूज्ड इन द फॉर सप्रेसिंग द इन्फ्लेमेशन इन एड्स पेशेंट। तो ये अजिडोथिमिडिन को ही एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और ये जो दूसरा नाम है उसका दैट इज जिडोबुडिन, ZDV, इसके नाम से जाना जाता है। बट केमिस्ट्री में अगर मेडिसिन और ड्रग्स की हम लोग बात करते हैं कि इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, तो एक ज़रूरी चीज़ भी होती है कि अगर एक्सेस या ओवरडोज अगर होता है मेडिसिन का तो वो पॉइजनस होता है। मान लेते हैं कि जैसे जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं है ना, विच इज बीइंग मेड अप बार्बिट्यूरिक एसिड्स, जो लोग जो इंसोमिनिया जिनको हो जाता है या जिनको जो है क्या होता है कि जिनको नींद नहीं आती है उसके लिए जो स्लीपिंग पिल्स दी जाती है उसमें बार्बिट्यूरिक एसिड होता है, लेकिन वो जो भी मेडिसिन होता है उस पर लिखा रहता है डोसेज एज डायरेक्टेड बाई द फिजिशियन, यानी डॉक्टर ने बताया हुआ। उससे अगर ज़्यादा आप लेते हो तो देन इट इज़ पॉइजनस। तो ज़्यादा की स्लीपिंग पिल्स खा लोगे तो वो जो है पॉइजनस हो सकता है। जब ड्रग्स और मेडिसिन की बात करेंगे तो उन दोनों में एक थोड़ा सा छोटा सा थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है। जो मेडिसिन है वो जनरली हम लोग ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और प्रिवेंशन ऑफ डिसीजेस के लिए लेते हैं, या फिर टू रिलीव सफरिंग फ्रॉम पेन। हम मज़े के लिए नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल कैन बी यूज एज अ मेडिसिन एज वेल एज वो मज़े के लिए भी लोग कंज्यूम करते हैं। तो अगर मज़े के लिए कंज्यूम किया हुआ है तो देन इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ मेडिसिन। अब जो सेकेंड वाला एप्लीकेशन है या सेकेंड वाला जो इंपॉर्टेंस है केमिस्ट्री का, दैट इज इनटू एग्रीकल्चरल साइंसेस। अब जो एग्रीकल्चरल साइंसेस है हम उसमें बोल सकते हैं फूड प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। जो ह्यूमन बींग्स है, जो मैन है ना, इट डिपेंड्स अपॉन हिज फूड रिक्वायरमेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, है ना। हमको प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। पर अगर अल्टीमेट सोर्स के बारे में बात किया जाए फूड के लिए तो दैट इज फ्रॉम प्लांट्स, है ना। एनिमल्स भी अपने फूड के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे और हम लोग जो है प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के ऊपर जो है वो डिपेंड करेंगे। जो ट्रीज है, प्लांट्स है, वो क्या करते हैं, वो फूड जो है सिंथेसाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय प्रोसेस, एक सिंपल सा केमिकल प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ केमिस्ट्री के फील्ड में वैसे वैसे हमारे पास में नई टेक्निक्स क्वांटिटी और क्वालिटी के लिए, किसके, फूड के लिए, वो डेवलप हुई। तो जैसे अगर फूड प्रोडक्शन इंक्रीज होना है, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो फूड प्रोडक्शन भी इंक्रीज होना चाहिए। सो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम लोग जो है डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे कि फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, जिसी को हम लोग कंपोस्ट कह सकते हैं, इंसेक्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स, सॉइल एनरिचर्स, जो कि सॉइल का एनरिचमेंट बढ़ाते हैं जिससे कि आपका फूड प्रोडक्शन बढ़े। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ केमिस्ट्री में वैसे वैसे जो है नई नई टेक्निक्स, नए नए केमिकल्स यूज किए गए खेती में भी, ताकि जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़े। उसके अलावा अभी हम लोग देखते हैं कि देखिए अगर सपोज हम वो चिप्स की भी बात करते हैं या कोई भी हम लोग अगर सपोज फास्ट फूड खाते हैं तो उसमें प्रिजर्वेटिव डले रहते हैं, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाना है ना, लॉन्गर पीरियड के लिए चलना चाहिए। तो लॉन्गर पीरियड के लिए अगर चलना चाहिए तो उसके लिए हम लोगों ने क्वालिटी, जो फूड क्वालिटी है उसको इम्प्रूवाइज करने के लिए केमिकल्स को यूज करना शुरू किया। जैसे फ्लेवरिंग एजेंट्स हो गए, है ना, जो फ्लेवर्स आते हैं, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स हो गए, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए जैसे ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीआनिसोल या ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये सभी के सभी जो है वो यूज किए गए। इस तरीके से जो भी हमारा फूड प्रिजर्वेशन और फूड प्रोडक्शन है उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है डेवलपमेंट हुआ। सो एग्रीकल्चरल साइंसेस में डेवलप होने के कारण हमारा फूड प्रोडक्शन भी बढ़ गया। अब तीसरा वाला जो इंपॉर्टेंस या एप्लीकेशन है केमिस्ट्री का, लेट्स टॉक अबाउट इंजीनियरिंग साइंसेस। मतलब वो चाहे केमिकल इंजीनियरिंग हो या एटमॉस्फेरिक साइंसेस हो या एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हो, तो नई नई जो है चीज़ें आई। जैसे
जैसे जैसे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है ना, तो लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी बढ़ने लग गया, और उसके अलावा हम लोगों को बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगी। जैसे मेटल्स में बात करें तो आयरन हो गया, स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, गैल्वेनाइज स्टील हो गया, अलॉयज हो गए जैसे अल्निको है, ब्रास है, अमलगम्स है, प्रेशियस मेटल्स हैं जैसे प्लाटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, मेटल है, या कॉपर या जिंक है। तो इनका भी यूसेज काफ़ी बढ़ा। तो जो एटमॉस्फेरिक साइंसेस एनवायरमेंटल है ना, उसमें तो हम लोगों को पता है कि भाई जो पॉल्यूशन हुआ है ना, जैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन हुआ किस चीज़ से हो रहा है, एसिड रेन हो रहा है, ये भी हम लोग केमिकल में पढ़ते हैं। तो जो इंजीनियरिंग साइंसेस है वो इंजीनियरिंग साइंसेस में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल प्रोसेस और टेक्निक्स को यूज़ करके हमने डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स जो है वो बनाए, उनको प्यूरिफाई किया, एनालाइज किया, सिंथेसाइज किया। अब हाल ही में देखिए नया वाला फील्ड जो है इंजीनियरिंग में हम लोग कहते हैं ग्रीन इंजीनियरिंग, यानी ऐसे प्रोडक्ट्स कि जो बायोडिग्रेडेबल हो। तो एटमॉस्फेयर के लिए भी जो है, एनवायरमेंट के लिए जो है वो काफ़ी जो है क्या रहे, अच्छे रहे। जैसे पॉलीथीन का ज़्यादातर यूज़ जो हुआ उसके कारण जो है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारे जो है हेल्थ हजार्ड्स हुए। तो उससे बचने के लिए अभी जो नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं दे आर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। सो केमिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स ईजाद हुए हैं, है ना? हम लोग एलपीजी यूज़ करते हैं, इट्स अ केमिकल। तो इस तरीके से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो ईजाद हुई हैं। अब उसके बाद में वी हैव अदर एप्लीकेशंस आल्सो, जैसे एनर्जी सोर्स में। तो हम लोग जब एनवायरनमेंट की बात करें तो हमको क्लीन एनर्जी सोर्स चाहिए। तो क्लीन एनर्जी सोर्स चाहिए तो पहले क्या होता था कि जो एनर्जी सोर्सेस है वो ही हम लोग यूज़ करते थे, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स है, कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है ना, इनको यूज़ करते थे। अब इसमें से कुछ फ्यूल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो अभी क्लीन फ्यूल्स की बात होती है। तो एनर्जी सोर्स में जैसे अभी फ्यूल सेल्स आए, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले चैप्टर्स में फ्यूल सेल्स आए, जिनकी इफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है और इनका जो दे आर पोल्यूशन फ्री, मतलब उससे कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के जो नई नई टेक्निक्स, नई नई चीज़ें आई, दे आर हेल्पफुल टू एनवायरमेंट। ओके, हमको क्लीन एनर्जी सोर्सेज भी मिले हैं। अब उसके बाद में एप्लीकेशन की बात करते हैं तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया, फॉरेंसिक साइंसेस हो गया। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, फॉरेंसिक साइंसेस, बायोकेमिस्ट्री में भी बहुत सारे केमिकल्स डिफरेंट डिफरेंट जो है वो यूज़ होते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कौन कैसा कैसा स्ट्रक्चर होगा, है ना, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। फॉरेंसिक साइंसेस में केमिकल्स यूज़ करके जो है, आप लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट सीरीज देखी होगी जो जैसे मतलब क्राइम से रिलेटेड होगी, तो वहाँ पे फॉरेंसिक साइंसेस की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग केमिकल्स यूज़ करके हम लोग चीज़ों को जो है वो कब जो है, जैसे ब्लड है तो वो कौन से वाले टाइप का है, मतलब क्या उसका ब्लड ग्रुप है ना। उसके अलावा जो है डीएनए टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें जो है जैसे जैसे केमिस्ट्री में डेवलपमेंट होते गया, बायोकेमिस्ट्री में डेवलपमेंट होते गया, वैसे वैसे आई। तो हम अगर सपोज सारा के सारा चीज़ बोले तो इनफैक्ट वी टॉक अबाउट द मटेरियल एडवांसमेंट ऑल्सो। हम मटेरियल एडवांसमेंट में बात करते हैं तो बहुत सारी नए नए मटेरियल्स आए, जैसे क्लोथिंग में देखिएगा, शेल्टर में देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में देखिएगा, है ना, डाटा ट्रांसफ़र के लिए नए 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 मटेरियल्स आए। जैसे पहले जो होता था कि जो नॉर्मल केबल यूज़ होता था, अभी ऑप्टिकल केबल यूज़ होता है। क्लोथिंग में भी देखिए, पहले जो है कॉटन के क्लोथ्स, अभी टेरिकॉट हो गया, टेरिलीन हो गया, नए नए क्लोथिंग्स आ गए हैं, है ना। सो सिमिलरली जैसे पीएचबीवी फाइबर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल, पीएचबीवी। ये पीएचबीवी फाइबर्स जो है दे आर बायोडिग्रेडेबल। तो ये बायोडिग्रेडेबल फाइबर्स जो है ना, वो आए कि ये जो है नेचर में अपने आप जो है क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। फिर डाटा ट्रांसफर के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स आए, इलेक्ट्रॉनिक्स में माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आई, और इस तरीके से जो है जो नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री है दैट इज हेल्पफुल। सो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री जो ब्रांच है उसमें जैसे जैसे एडवांसमेंट होते गया वैसे वैसे हम लोगों के लिए जो लाइफ है वो आसान भी होती गई और स्टैंडर्ड भी जो है लिविंग का बढ़ने लग गया। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या होता है, मतलब केमिस्ट्री क्या है, उसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं और उसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस भी हम लोगों ने अभी देखा। बट ये जो डेफिनेशन था केमिस्ट्री का कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। सो प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन और इंटरेक्शन ऑफ मैटर, ये वर्ड आया था मैटर। तो अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू वी बेसिकली मीन बाय मैटर। मैटर को हम लोग डिफाइन करते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास and can be felt by one means or other is called as matter.
अब देखिए, जब 10th तक जो आप लोगों ने पढ़ा था वहाँ पे आप डिफाइन करते थे कि भाई मैटर वो है कि जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसको मास होता है। हम लोग ने यहाँ पे एक फर्दर जो है क्या किया, एडिशन किया, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैटर वो है कि जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसको मास है और जिसको हम लोग फील कर सकते हैं बाई वन मीन्स और अदर। यानी हर वो चीज जो हमारे इर्द गिर्द है ना, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसको मास है और जिसको हम लोग फील कर सकते हैं बाई वन मीन्स और अदर, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं मैटर। एग्जाम्पल के तौर पे जिस पेन से हम लोग लिखेंगे वो मैटर है, जो वाटर हम लोग पी रहे हैं, जो केमिकल्स हैं हमारे इर्द गिर्द, जो फूड हम लोग जो है खाते हैं, क्लोथ्स जो हम लोग जो वियर करते हैं, ये सभी का सभी जो है इट इज बीइंग मेड अप ऑफ मैटर। अब आइए हम लोग देखते हैं व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जो मैटर है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला वाला क्लासिफिकेशन होता है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और दूसरा क्लासिफिकेशन होगा केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब दोनों क्लासिफिकेशंस को एक एक करके देखते हैं डिटेल में। पहला वाला क्लासिफिकेशन है फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड होता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। सो डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स। जो तीन स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, उसके हिसाब से हम लोग मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो अलग अलग होगी। इन तीनों स्टेट्स में जो है प्रॉपर्टीज मैटर की अलग अलग होती हैं। एक एक करके सबकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पहला वाला प्रॉपर्टी कि जो सॉलिड्स होते हैं दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड को डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। दे हैव डेफिनाइट शेप, और उनको डेफिनाइट शेप भी होता है। जैसे आप अपने घरों में देखिए, एक सोफा अगर है वो सॉलिड है ना, उसको एक डेफिनाइट वॉल्यूम है, उसको एक डेफिनाइट क्या है, शेप है। अब थर्ड वाला प्रॉपर्टी हम लोग सॉलिड्स का देखते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो भी पार्टिकल्स होंगे सॉलिड के वो बहुत ही नज़दीक होंगे एक दूसरे के। अब क्यों होंगे एक दूसरे के नज़दीक? अगर वो एक दूसरे के नज़दीक होंगे तो चौथा वाला प्रॉपर्टी हम ये भी कह सकते हैं कि दे विल बी हैविंग अ वेरी लीस्ट इंटर पार्टिकल स्पेस। मतलब उनकी जो पार्टिकल्स है उसके बीच में जो है जो स्पेस है वो काफ़ी कम होगा। अब यहाँ एक बात आप सबको ध्यान में रखना है, बहुत बार हम लोग बोलते हैं कि दे हैव लीस्ट इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस कहना गलत तब होगा क्योंकि जो सॉलिड है वो एटॉमिक सॉलिड हो सकता है, आयनिक सॉलिड हो सकता है और मॉलिक्यूलर सॉलिड भी हो सकता है। यानी मॉलिक्यूल के अलावा उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस या एटम्स भी हो सकते हैं। तो ये कहना गलत हो जाएगा कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, हम कहेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस। जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो काफ़ी क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो है वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। अब पांचवा वाला जो प्रॉपर्टी है सॉलिड का वो है कि दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। अब इनकम्प्रेसिबल मतलब उनको कंप्रेस कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पार्टिकल जो है एक दूसरे से काफी सटे हुए हैं, है ना, इतने क्लोज है कि और उनको क्लोज लेके आना जरा मुश्किल हो जाएगा, और इसीलिए दे आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टी है सॉलिड्स का कि जब हम उनको हीट करेंगे तो वो या तो मेल्ट हो जाते हैं यानी दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, या फिर सब्लाइम होते हैं। अब सब्लिमेशन क्या होता है? सब्लिमेशन वो प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस में सॉलिड डायरेक्टली गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो 6 प्रॉपर्टीज तो हमारी हो गई। अब 7th वाली प्रॉपर्टी देखते हैं कि जो सॉलिड होता है उसके पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं, और वो जनरली एक दूसरे से दूर जो है रैंडमली मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। और यही तो रीज़न है कि उनके अंदर जो है पार्टिकल स्पेस काफ़ी कम है, वो काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। 8th वाला प्रॉपर्टी जो है सॉलिड का वो हम बोलते हैं कि उनको हाई रिजिडिटी होती है, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है। मतलब अगर कोई बॉडी है उसको अगर सपोज हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसके सारे पार्टिकल उतने ही डिस्टेंस से जो है वो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि कुछ पार्टिकल्स आगे निकल गए, कुछ पार्टिकल्स पीछे रह गए। जनरली सॉलिड्स जो है वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं, उनके सारे पार्टिकल उतनी ही वेलोसिटी से उतना ही डिस्प्लेसमेंट कर जाते हैं, और उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा होती है, माने उनकी वेट बियरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल ले सकते हैं जैसे NaCl हो गया, ग्लूकोज हो गया, मेटल्स हो गया, सिवाय मर्क्यूरी के।
बाकी सारे के सारे जो भी पर्टिकुलरली जो मेटल्स है ना, दे आर सॉलिड्स। अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। दूसरा वाला स्टेट ऑफ मैटर जो है ना, फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो दूसरा वाला फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर जो है दैट इज लिक्विड। अब लिक्विड की क्या प्रॉपर्टीज है? तो लिक्विड की प्रॉपर्टीज है दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। लिक्विड को भी सॉलिड की तरह डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, बट दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप। लिक्विड को डेफिनाइट शेप नहीं होता, दे टेक द शेप ऑफ कंटेनर। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर ग्लास में पानी अगर डाल देते हैं तो वो ग्लास का शेप लेते हैं, अगर हम कटोरी में डाल देंगे तो वो कटोरी का शेप ले लेगा। सो लिक्विड्स विल बी हैविंग नो डेफिनाइट शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। तीसरा वाला प्रॉपर्टी लिक्विड का ये होता है कि दे फॉर्म ड्रॉपलेट्स एंड puddles व्हेन दे आर नॉट इन कंटेनर। अगर सपोज कंटेनर में नहीं रखेंगे तो वो तो या तो ड्रॉपलेट्स बनाते हैं या फ्लो करेंगे, इधर उधर होना शुरू होगा। एक्चुअली ये फोर्थ वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए, दे एक्वायर द शेप ऑफ द कंटेनर, ये थर्ड वाला प्रॉपर्टी था। अब फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी हम लोग बोलते हैं कि जो पार्टिकल्स है दे आर लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड्स। मतलब जितना इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सॉलिड में कम था उससे इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, यानी लिक्विड में पार्टिकल थोड़ी दूरी पे रहेंगे एक दूसरे से। सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टी अगर हम लोग कहें लिक्विड का तो वो होता है कि दे हैव ग्रेटर इंटर पार्टिकल स्पेस कंपेयर टू सॉलिड। यही हमने अभी कहा कि उनको इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। और हम अभी आपको बता चुके हैं कि भाई इंटर पार्टिकल क्यों कहेंगे, क्यों? क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम हो सकता है, आयन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे जनरली इंटर पार्टिकल स्पेस कह सकते हैं। सातवां वाला है दे आर ऑल्सो नियरली इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड की तरह ही जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो भी जो है थोड़ी सी ही दूरी पे है एक दूसरे से, तो उनको भी पास में लाना जरा मुश्किल हो जाता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नियरली इनकम्प्रेसिबल। एट्थ वाला प्रॉपर्टी है कि जो लिक्विड्स है उनको अगर सपोज हम लोग हीट करते हैं तो वो इवापोरेट होते हैं। इवापोरेट होते हैं मतलब दे गेट कन्वर्टेड टू गैस, और अगर हम उसको ठंडा करते हैं, कूल करते हैं, तो दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाइन्थ वाला प्रॉपर्टी होना चाहिए बेटा लिक्विड्स का कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके मॉलिक्यूल्स के भीतर, पार्टिकल्स के भीतर, वो वीकर होना चाहिए एज कंपेयर टू दैट ऑफ सॉलिड। इसीलिए तो उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस है। टेंथ वाला जो प्रॉपर्टी है वो होना चाहिए कि जो लिक्विड है दे आर नॉट रिजिड। अगर सपोज हम उसके अंदर अगर उंगली देना चाहते हैं, अगर सपोज हम कोई चीज डालते हैं तो बड़ी इजीली जो है चले जाएगा। सो दे आर नॉट रिजिड, लेकिन हाँ उनको फ्लूइडिटी होती है और विस्कोसिटी होती है। फ्लूइडिटी मतलब एबिलिटी टू फ्लो, और विस्कोसिटी चिपचिपापन, गाढ़ापन, वो उनको विस्कोसिटी भी होती है। नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी अगर हम लोग कहें लिक्विड के बारे में तो दे मूव फ्रीली, उनके पार्टिकल जो है वो मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ऑयल, वाटर, केरोसिन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लिक्विड के। अब आइए अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में गैसेस जो है उनके पार्टिकल जो है ना, वो काफी दूरी पे होना चाहिए। इसलिए इसका पहला वाला जो प्रॉपर्टी है वो ये है दे हैव डेफिनाइट शेप। उनको डेफिनाइट शेप नहीं होना चाहिए गैसेस को। सिमिलरली दे डू नॉट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, उनको डेफिनाइट वॉल्यूम भी नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए अगर सपोज हम लोग क्या करते हैं कि घर में एक सेंट का बोतल तोड़ देते हैं, तो जो सेंट है वो पूरे रूम में, पूरे घर में, बाहर भी शायद चले जाए, मतलब उसको कोई शेप नहीं होता, उसको कोई वॉल्यूम नहीं होता, है ना। वो जो है बिना शेप और बिना वॉल्यूम के डेफिनेट जो है शेप और वॉल्यूम के होता है। तीसरा वाला प्रॉपर्टी हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत लूजली पैक्ड है, यानी एक दूसरे से काफी दूरी पे है ना, तभी तो वो लूजली पैक्ड है, तब एक दूसरे के काफी दूरी पे आएंगे। फोर्थ वाला प्रॉपर्टी है दे हैव ग्रेटर इंटर पार्टिकल स्पेस। जब वो एक दूसरे की दूरी पे हैं तो जाहिर बात है उनके बीच में स्पेसेस काफी ज्यादा होंगे। फिफ्थ वाला प्रॉपर्टी है बेटा गैसेस का, दे आर हाईली कंप्रेसिबल, क्योंकि उनके बीच में काफी ज्यादा स्पेसेस है। अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो गैसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। सिक्स्थ वाला प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं
कि जो गैसेस है उनको अगर हम कूल करते हैं तो दे गेट कन्वर्टेड टू लिक्विड, और ज़्यादा कूल करेंगे तो उनका क्या हो जाएगा, सॉलिड, क्योंकि उनके पार्टिकल और नज़दीक नज़दीक आने लगेंगे। सेवंथ वाला प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं कि उनके बीच में बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए उनके पार्टिकल्स के बीच में। वो पार्टिकल्स जो है बड़ी आसानी से जो है मूव करने चाहिए और रैंडमली मूव करने चाहिए, इधर उधर तिधर बितर जाने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीजन गैस ले लीजिएगा, नाइट्रोजन गैस, ये सारे के सारे जो है प्रॉपर्टीज हमने अभी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की देखी है। तो हमने अभी देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन का मैटर करेंगे तो वो तीन जो है स्टेट्स होते हैं उसकी, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ऐसा उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। लेकिन हमें एक और चीज समझनी है कि जब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ऐसे तीन स्टेट्स की बात करते हैं तो ये तीनों स्टेट्स आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टिबल होती है और इनको हम लोग जो है एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दो फोर्सेस होते हैं जो इस कन्वर्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देखिए, जब हम लोग बात करेंगे पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स के बीच में अगर इंटरमॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन होगा तो वो पार्टिकल्स को एक साथ में, एक दूसरे के साथ में जोड़ के रखते हैं। मतलब जितना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होगा उतने पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज रहेंगे। अब इसी के अपोजिट दूसरा एक फोर्स होता है एंड दैट इज टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल एक दूसरे के दूर दूर जाएंगे। अब देखिए, सॉलिड में पार्टिकल काफ़ी क्लोज है, लिक्विड में थोड़ी दूरी पे है और गैस में और ज़्यादा दूरी पे है। अब पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कौन सा वाला फोर्स बढ़ा रहा है आपका, टेम्परेचर। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे क्या होगा कि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हम टेम्परेचर कम करते हैं तो पार्टिकल एक दूसरे के पास में आ सकते हैं, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस बढ़ेंगे। तो अगर आप कूल करोगे तो गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और ज़्यादा कूल करोगे तो जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में, क्योंकि उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो और कम 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 होते रहेगा। ये जो प्रोसेस है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग। जब हीट करेंगे सॉलिड को तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, उसको हम लोग कहते हैं मेल्टिंग या फ्यूजन। लिक्विड को अगर हीट करते और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं वेपराइजेशन। अगर सपोज सॉलिड को हीट करते वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उसको कहते हैं सब्लिमेशन। सिमिलरली अगर हम कूल करते हैं, गैस को कूल करते हैं तो उसका बनेगा लिक्विड, पार्टिकल थोड़े पास में आ जाएंगे। फिनोमेना को कहते हैं कंडेंसेशन, प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। लिक्विड को अगर सपोज कूल करेंगे तो पार्टिकल और नजदीक आएंगे, यानी लिक्विड से सॉलिड बनेगा। अब हम इसको कहते हैं फ्रीजिंग, प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रीजिंग। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि गैस को कूल करने पे पार्टिकल इतने नजदीक आ जाते हैं कि डायरेक्टली गैस से सॉलिड भी बन सकता है। तो जब गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिपोजिशन या डीसब्लिमेशन। कभी कभार उसको कंडेंसेशन भी कहा जाता है, लेकिन ये दो वर्ड याद रखने हैं आपने कि उसको हम लोग कहते हैं डिपोजिशन और डीसब्लिमेशन। इस तरीके से बाय चेंजिंग द टेम्परेचर हम क्या कर सकते हैं कि इन तीन स्टेट्स को आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखते हैं, और दूसरा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की बात करें तो जनरली हम उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर को और दो तरीके से सब डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करते हैं एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। यानी केमिकल क्लासिफिकेशन में हम कहते हैं दो पार्ट होंगे, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस वो होते हैं जिनका कंपोजिशन फिक्स होता है और उनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से। यानी जो आपका प्योर सब्सटेंसेस हो गए वो हमेशा एक तरीके ही पार्टिकल से बने रहेंगे, या तो एटम से या एक तरीके के ही मॉलिक्यूल से बने हुए रहेंगे, और हम उनको जो है सिंपल प्रोसेस से जो है उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ये जो प्योर सब्सटेंसेस है उनको हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं एज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स कौन हो सकते हैं?
एलिमेंट्स को हम डिफाइन करेंगे, द सब्सटेंसेस दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड डिकम्पोज बाय सिंपल केमिकल प्रोसेसेस इनटू टू और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। और वो एक ही तरीके के पार्टिकल से बने रहते हैं, एक ही तरीके के आटम से बने हुए रहते हैं, है ना। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, सोडियम इज एन एलिमेंट, मैग्नीशियम इज एन एलिमेंट, गोल्ड इज एन एलिमेंट, सिल्वर इज अ एलिमेंट। ये एलिमेंट्स जो है इनको भी हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड, जो कि आप लोग क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। अब प्योर सब्सटेंसेस में दूसरा क्लासिफिकेशन है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स कौन होते हैं? जो कंपाउंड्स है वो ऐसे सब्सटेंसेस है विच आर फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस इन डेफिनाइट प्रपोर्शन। अब देखिए इसमें दो चीजें बहुत जरूरी है। एक तो कंपाउंड तभी बनेगा जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगा। जब हम कह रहे हैं केमिकल कॉम्बिनेशन होगा यानी केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, दो सब्सटेंसेस आपस में केमिकली रिएक्ट करने चाहिए। मोर ओवर दूसरा वाला चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो कंपाउंड एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, वो एक डेफिनाइट प्रपोर्शन में ही होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइन होते हैं तो वो बाई मास 1:8 प्रपोर्शन में ही कंबाइन होते हैं। देखा जाए तो हाइड्रोजन 2:, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 2:16 होना चाहिए, यानी 1:8 प्रपोर्शन में आपस में एक दूसरे से जो है कंबाइन होंगे। आप जब भी वाटर बनाओगे हमेशा 1:8 प्रपोर्शन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे। सो कंपाउंड जो है उनका जो कंपोजिशन है वो फिक्स होगा एंड दे आर फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन एंड इन डेफिनाइट प्रपोर्शन में ही होगा। हम एग्जांपल ले सकते हैं, डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे NaOH हो गया, KOH हो गया, CH3COH हो गया, H2SO4 हो गया, ये सारे के सारे जो है वो कंपाउंड है। अब जो दूसरा पार्ट था केमिकल क्लासिफिकेशन का, हमने कहा प्योर सब्सटेंसेस पहला वाला पार्ट, दूसरा वाला पार्ट है दैट इज मिक्सचर। अब ये मिक्सचर कौन होते हैं? जो मिक्सचर्स हैं दे आर फॉर्म बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस इन एनी प्रोपोर्शन विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब जो कि हम कंपाउंड्स में बात कर रहे थे कि भाई केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होना चाहिए, मिक्सचर ऐसा नहीं है। मिक्सचर में आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस लेते हो, कोई भी प्रोपोर्शन में ले सकते हो, और ये आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे तो ही मिक्सचर बनेगा। जैसे अगर सपोज हमने रेत ले ली और उसको भूसे में मिला दिया, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, और कोई भी प्रोपोर्शन में आप इसको जो है एक दूसरे के साथ में मिला सकते हो, है ना। सिमिलरली शुगर सॉल्यूशन, आप शक्कर जो है पानी में डाल रहे हो, है ना, इथिल अल्कोहल को वाटर में डाल, दिस इज अ मिक्सचर, दिस नो केमिकल रिएक्शन। और एक बेहतर एग्जांपल ले सकते हैं कि एयर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर हमेशा मिक्सचर ऑफ गैसेस होगा, और खासियत यह है मिक्सचर की कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनको हम बड़ी आसानी से सेपरेट करते हैं, और वो जो भी आपका मिक्सचर बनेगा उसमें वो सब्सटेंसेस अपनी अपनी आइडेंटिटी को भी बरकरार रखेंगे। यानी जो कंपोनेंट्स है ऑफ मिक्सचर दे कैन बी सेपरेटेड वेरी इजीली बाय यूजिंग फिजिकल मेथड, जैसे कि फिल्ट्रेशन हो गया, क्रिस्टलाइजेशन कर लिया आपने, डिस्टिलेशन कर लिया, है ना। फिल्ट्रेशन तो आपको पता है, क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी मेथड्स को यूज करके, सिंपल फिजिकल मेथड्स को यूज करके ये जो मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट्स है उनको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। लेकिन जो मिक्सचर है उनको भी हम लोग फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं दो ग्रुप्स में, आज होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर कौन होना चाहिए? जैसे अगर सपोज हमने क्या किया, शुगर को पानी में डाल दिया और उसको घोल दिया, है ना, उसको डिसॉल्व होने दिया पूरा, तो आप देखिए कि जो मिठास है वो पूरे के पूरे जो वाटर में एक जैसी होगी, क्योंकि जो शुगर का कंसंट्रेशन है वो सारी जगह पे जो है इक्वल रहेगा, यानी यूनिफॉर्म रहेगा। सो ऐसा जो मिक्सचर है कि जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन जो है इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज कॉल्ड एज अ होमोजीनियस मिक्सचर। यानी पूरे बल्क, पूरे बॉडी के अंदर जो कंसंट्रेशन रहेगा वो सेम रहेगा। एग्जाम्पल मैंने कहा, जैसे अल्कोहल को वाटर में डालते हैं तो इट इज होमोजीनियस मिक्सचर, हमने NaCl को वाटर में डाला और घोल दिया, इट इज होमोजीनियस मिक्सचर।
एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ गैसेस। सारे जगह पे एयर का कंसंट्रेशन जो है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू उसके जो कंस्टिट्यूएंट है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनर्ट गैसेस है, वो सारी जगह पे आपको सेम ही कंपोजिशन दिखाई देगा। अब दूसरा वाला जो पार्ट है दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। माने मिक्सचर को दूसरी तरीके से क्या क्लासिफिकेशन होगा, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होते हैं कि जिनमें कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट नहीं होता, उसमें दो या दो से ज़्यादा फेजेस दिखाई दे जाएंगे। जैसे हमने अगर सपोज वाटर में ऑयल डाल दिया तो वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होंगे, उनके डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होंगे। दो इमिसिबल अगर सपोज लिक्विड्स है जो एक दूसरे में घुल भी नहीं रहे हैं और वो दो डिफरेंट फेजेस बना रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एग्जांपल के तौर पे हम फिनॉल को वाटर में डालते हैं, पल्सेस को डर्ट के साथ में अगर सपोज डाल देते हैं, है ना, ऑयल को वाटर में डाल देते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कहलाएंगे। अब हम लोग अगर ये पूरा के पूरा जो सेशन है वो सेशन को कंक्लूड करना चाहते हैं, तो उसमें दो तीन चीज़ें हमको और ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये जो नाम आया वो आया फ्रॉम एसिड फॉर्मिंग, ऑक्सी एसिड फॉर्मिंग, इसलिए उसको बोला है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन मीनिंग वाटर फॉर्मिंग, तो हाइड्रोजन, जन का मतलब होता है प्रोड्यूसर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर फॉर्मिंग, इसलिए उसको कहते हैं हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को हमने कहा ऑक्सी एसिड एंड जन फॉर्मिंग, सो इसलिए एसिड फॉर्मिंग ऑक्सीजन। और एक टर्म आप याद रख सकते हैं जैसे लिम्नोकेमिस्ट्री। लिम्नोकेमिस्ट्री इज अ केमिस्ट्री ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, जैसे कि रिवर्स हो गया, लेक्स हो गया, एक्सेट्रा। और एक टर्म है जैसे फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटोकेमिस्ट्री जो है इट इज अ केमिस्ट्री ऑफ प्लांट्स। इसके अलावा आप एग्जाम्पल्स याद रख सकते हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के, जैसे 22 कैरेट गोल्ड, स्टील, ग्लास, एलपीजी, शुगर सॉल्यूशन, एयर, पेट्रोल, सी वाटर, एरिएटेड वाटर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होने चाहिए होमोजीनियस मिक्सचर के। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टैप वाटर, टेबल सॉल्ट, लेमन जूस, कर्ड, मिल्क, मडी वाटर, गन पाउडर, ये सारे एग्जाम्पल होने चाहिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के। दैट्स ऑल इन सेशन 1 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। आप पूरा के पूरा थियरी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और उसके ऊपर का जो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पलर्स है वो करिएगा। डू लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू।